कहानी स्टार्ट होती है अमाया से, जो एक सिविल गार्ड ऑफिसर होती है जिसे उसके बॉस ने एक अंडरकवर मिशन के लिए चुना होता है। उसे बॉस को कंट्री भेजा जाता है जहां उसका काम होता है एक टेररिस्ट ग्रुप ईटीए के अंदर घुसकर उसकी एक्टिविटीज का पता लगाना। वहां जाके अमाया अपना असली नाम छुपा लेती है और एक नई पहचान बना लेती है। अमिया उसकी पूरी जिंदगी सिविल गार्ड से पहले सेट कर रखी होती है। उसके लिए एक फेक बैकग्राउंड बनाया गया होता है, जैसे कि वो पहले ब्रुसेल्स में रहती थी। वहां उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे ब्रेकअप हुआ था और अब वो सैन सेबेस्टियन आई है अपनी जिंदगी नई शुरुआत करने के लिए। अमिया को रोकने के लिए एक घर दिया जाता है जहां एक बूढ़ी औरत कोमा में होती है जिसे अमाया को अपनी माँ कहना होता है। उसे एक स्कूल टीचर की नौकरी भी दी जाती है, पर ये सब बस कवर होता है। असली काम ईटीए के अंदर घुसना है। स्कूल की प्रिंसिपल बिगियोना असल में ईटीए की एक लीडिंग मेंबर होती है। उसका हस्बैंड जोसा जेल में होता है, पर पुलिस उसके खिलाफ प्रॉपर सबूत कभी नहीं ढूंढ पाएगी। अमाया का मिशन होता है बिजियोना के पास जाके उसका ट्रस्ट जीतना और ग्रुप की ऑपरेशन के बारे में जितना हो सके उतना पता लगाना। सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं कि अमाया असल में एक स्पाई है। सरकार का प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, सिविल गार्ड का हेड और अमाया का बॉस। शुरुआत में बिगियोना उसे लेकर थोड़ा डाउटफुल होती है। उसके लोग अमाया को टेस्ट करते हैं, वो उसे ब्रुसेल के बारे में सवाल पूछते हैं, उसे एक्स फियांसे के बारे में बात करते हैं और उसके बैकग्राउंड को चेक करते हैं। लेकिन अमाया सब टेस्ट पास कर लेती है और उनका भरोसा जीत लेती है। जल्दी वो उनकी टीम में ड्राइवर बन जाती है जो मिशन के दौरान लोगों को ले जाती है और लौट आती है। अमाया को ये पोजीशन रिस्की होती है क्योंकि वो किसी मर्डर में सीधी शामिल नहीं होती, पर उसे सब मिशन की टाइमिंग और लोकेशन का पता चल जाता है। वो चाहे तो कुछ लोगों की जान बचा सकती थी, लेकिन सब कुछ कंट्रोल करना मुश्किल होता है। ईटीए के अटैक के दौरान इनोसेंट लोग मारे जाते हैं, जैसे काउंसिलमैन, प्रोफेसर्स और पुलिस ऑफिसर्स। धीरे धीरे अमाया इतनी अंदर तक चली जाती है कि उनके लिए असल और झूठी जिंदगी में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। उसकी पर्सनल लाइफ टूटने लगती है और वो इमोशनल प्रेशर में आ जाती है। एक बार एक ऑपरेशन के दौरान एक सिविल गार्ड ऑफिसर गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक कर देता है, जबकि ऐसा करना नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए अमाया को उस ऑफिसर को शूट करना पड़ता है। ये इंसिडेंट अमाया के मिशन को भी डेंजरस बना देता है। अब वो दोनों तरफ से निशाने पर होती है, ईटीए के भी और अपनी एजेंसी के भी। एक समय ऐसा आता है जब वो मिशन छोड़ देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एक बड़ा एग्जीक्यूशन होने वाला है तो वो वापस लौट आती है। आखिर में कई टेंशन भरे मोमेंट्स के बाद जब उसकी असली पहचान खुलने वाली होती है, अमाया किसी तरह ईटीए के चुंगल से बच निकलती है। उसके निकलते ही ऑपरेशन स्नैचरी लॉन्च होता है, जिसमें ईटीए के बेंच हेडक्वार्टर्स पर रेड होती है। इस ऑपरेशन के बाद ईटीए बहुत कमजोर हो जाता है। 2011 में वो सीज फायर अनाउंस करते हैं और 2018 तक जाते हैं, पूरी तरह से डिसबैंड हो जाते हैं। फिल्म की शुरुआत ही ईटीए के बैकग्राउंड से होती है। ईटीए एक टेररिस्ट ग्रुप था जो 1958 में बना था, जब स्पेन में फ्रेंचो का डिक्टेटरशिप चलता था। उस वक्त देश में डेमोक्रेसी नहीं थी, सिर्फ एक ही आदमी रूल करता था। ईटीए का एम था बॉस्को रीजन को स्पेन से अलग करके उन्हें अपनी आज़ादी दिलाना। फ्रांस के रूल के दौरान 1939 से 1975 तक ईटीए ने कई सरकारी लोगों को मार दिया था। इनमें सबसे बड़ा नाम था एडमिरल कैरोल ब्लेंसो, जो गवर्नमेंट के टॉप लीडर थे। फ्रांस के मरने तक 1975 तक ईटीए के अटैक्स में 44 लोग मार गए थे। फ्रांस के बाद जब स्पेन में डेमोक्रेसी आई तो ईटीए के कुछ मेंबर्स अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिए, लेकिन ईटीए का एक हिस्सा था जो रुकना नहीं चाहता था। उन्हें अपनी वायलेंट एक्टिविटीज जारी रखी। 80s के दौरान इस ग्रुप ने 400 से ज्यादा लोगों को मार दिया, मोस्टली सड़कों पर और पब्लिक जगहों पर। इतने बड़े स्केल पर हो रहे अटैक के बाद 1990 में
स्पेन और फ्रेंच पुलिस ने मिलकर 12 साल लंबा ऑपरेशन चलाया ताकि ईटीए को खत्म किया जा सके। आखिर में ईटीए ने एक सीज फायर अनाउंस किया और धीरे धीरे कमजोर पड़ गए। ईटीए का फुल फॉर्म इजदोस्ता ताकुस्ता, जिसका मतलब है बेस्को होमलैंड एंड लॉयल्टी। ये लोग असल में एक्सट्रीमिनेशन नेशनलिस्ट थे। उनका कहना था कि बॉस्को का लोगों का अपना देश होना चाहिए, अलग स्पेन से। थोड़ा बैकग्राउंड समझाया जरूरी है। फ्रांस के रूल के दौरान स्पेन एक डिक्टेटरशिप था। उसने देश में एक सिंगल पार्टी सिस्टम बनाया था जहां लोगों के पास बोलने या लिखने की आज़ादी नहीं थी। गवर्नमेंट हर चीज़ कंट्रोल करती थी, लोगों की पर्सनल और पब्लिक लाइफ दोनों। सिविल वार के बाद स्पेन की इकोनॉमी गिर गई थी और लोग गरीबी और दबाव में जी रहे थे। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर स्पेन न्यूट्रल था, किसी साइड ज्वाइन नहीं की। 1950 में स्पेन की इकोनॉमी थोड़ी संभली, जिसे स्पेनिश मिरेकल्स कहा गया, लेकिन लोगों को फ्रांस के रूल्स के नीचे रहना फिर भी मुश्किल था। यही ऑपरेशन और डिक्टेटरशिप का सिस्टम था जहां से ईटीए जैसा ग्रुप पैदा हुए जो आज़ादी के नाम पर वायलेंस करने लगे। फिल्म में ये हिस्ट्री थोड़ी सी दिखाई गई है ताकि ऑडियंस समझ सके कि ईटीए कहां से आया और उनका मकसद क्या था। फिल्म का टोन थोड़ा डॉक्यूमेंट्री फिक्शन जैसा है, मतलब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री हाफ फिक्शन। इसमें बहुत सारे मर्डर्स दिखाए गए हैं लेकिन ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता। हर मौत एक इन्फॉर्मेशन जैसी दिखाई गई है, जैसे न्यूज़ रिपोर्ट। ऑडियंस को उन लोगों के साथ पर्सनल फीलिंग नहीं होती, बस एक ओवरऑल फियर और सैडनेस महसूस होती है। फिल्म थोड़ी और भी पावरफुल अगर होती है अगर उन लोगों की ज़िंदगी देखते जो मरे थे, उनकी इमोशन और स्ट्रगल के थ्रू, लेकिन यहाँ ज़्यादा फोकस ईटीए के ऑपरेशन और उनके गवर्नमेंट पर ही रहता है, जिसकी वजह से स्टोरी कभी कभी थोड़ी ड्रे और फैक्चुअल लगती है। जैसे जैसे ईटीए के ऑपरेशन फेल होने लगते हैं, उन्हें लगता है कि उनके ग्रुप में कोई स्पाई है, कोई ऐसा जो उनकी इंफॉर्मेशन बाय लीक कर रहा है। पहले तो एक ऑफिसर के ऊपर शक जाता है और उसे अमाया के सामने ही मार दिया जाता है, लेकिन किलिंग्स के बाद भी इंफॉर्मेशन लीक हो रही होती है। अब ग्रुप के अंदर डर और शक बढ़ने लगता है। सबको लगता है कि उनके बीच कोई गद्दार छुपा हुआ है। तब एक बोजक आदमी टैक्सी को बुलाया जाता है जो ईटी के पुराने और ट्रस्टेड मेंबर होते हैं। उसे कहा जाता है कि वो सब सस्पेक्टेड लोगों की फाइल्स चेक करें और बताए कि कौन स्पाई हो सकता है। फाइल देखने के बाद टॉक्सिस कन्फर्म करता है कि कोई और ही मॉल नहीं, अमाया ही है जो उनके लिए ड्राइवर का काम करती है। यहाँ से फिल्म एक इंटेंस मूवमेंट में चली जाती है। दिखाया जाता है कि इंटेलिजेंस एजेंट्स अपने आप को कैसे बचाते हैं जब उनकी आइडेंटिटी सामने आने लगती है। अमाया और उसके सुपरवाइजर ऑफिसर के बीच एक सीक्रेट तरीका होता है बात करने का। वो इटालियन रेडियो सॉन्ग्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हुए कहते हैं। उनका कोड ये था कि अगर कभी उन्हें पता चल गया कि अमाया पकड़ी गई है या उसकी आइडेंटिटी खुल गई है तो रेडियो पर पॉल पॉल गाना बजाया जाए। एक दिन जैसे ही अमाया को मिशन पर ले जाने के लिए एक आदमी उसके घर आता है, तब रेडियो पर वही गाना बजना शुरू होता है, पॉल पॉल। अमाया पहले तो ध्यान नहीं देती, लेकिन जब उसके कान में गाने के वर्ड्स सुनाई देते हैं तो उसे समझ आ जाता है कि वो एक्सपोज हो गई है। वो तुरंत एक्टिंग करती है और कहती है मैं बाथरूम जा रही हूँ, और जैसे ही मौका मिलता है वो विंडो से भाग जाती है। फिल्म का एंडिंग सीक्वेंस बहुत ही सिनेमैटिक। अमाया भाग रही होती है और बैकग्राउंड में पॉल पॉल बज रहा होता है। साथ ही स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि साउथर्न फ्रांस में ईटीए के हेडक्वार्टर्स पर रेडियो चल रही होती है। ये गाना एक सिंबॉलिक मोमेंट बन जाता है, जैसे एक रिवोल्यूशन का साइन, जिसमें इतने सालों की वायलेंस और खून बंद हो रहे थे। फिल्म यहीं खत्म होती है अमाइलिया के भागने के सीन पर। यहाँ उसके आगे रिलीफ और खौफ दोनों महसूस होता है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में ये भी दिखाया गया है कि फिल्म स्पेनिश और फ्रेंच ऑडियंस के लिए डीप और कॉन्टेक्स्टल है, लेकिन इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए कुछ बैकग्राउंड समझना मुश्किल हो सकता है। इमोशनल साइड भी थोड़ा वीक लगता है क्योंकि स्टोरी ज्यादा फोकस करती है ऑपरेशन पर, लोगों की पर्सनल इमोशन और उनके दर्द पर नहीं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन